हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है, मल्टीप्लिकेशन के कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैट्रिसेस का वो भी हमने देख लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो भी हमने देख लिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी हमने देख लिया है। कहने का मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं जो मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन को समझ लिया और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो हम जो एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 जो आपको मैंने वैसे भी होमवर्क में दे दिया है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर उसमें कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो वेट कर लीजिए, ये लेक्चर देखने के बाद आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। तो इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं वही दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने वाला हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। चलो, तो पहली रिमार्क जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, वो क्या है, इफ ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, मतलब कि पहले लिख दो, अगर ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, देन यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये पहली चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर मुझे बोला गया है कि ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। और सेकंड, इसी के साथ लिख दो, अगर लिखा है एंटी, क्या लिखा है, एंटी कम्यूट, सेम है बट क्या लिखा है, एंटी कम्यूट। तो इस केस में आप क्या समझोगे कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ए बी का उल्टा करता हूँ, उल्टा मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मतलब बी ए मल्टीप्लाई करके देता हूँ, तो उसका आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है पहले के आंसर से। तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंटी कम्यूट बोल देंगे। एंड थर्ड जो मेरा है, इसी के अंदर चीजों को समझना, इज नॉट कम्यूट, मतलब कि कम्यूट नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल यही होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये तीन चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए। कम्यूट के बारे में ही तीनों का मतलब है। पहला तो कम्यूट है तो वो दोनों क्या हो सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए हो सकते हैं। दूसरा एंटी कम्यूट है तो क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। एंड इज नॉट कम्यूट बोलेंगे तो क्या है, नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो जल्दी से ये लिख लीजिए 3 लाइन। चलो, एक लाइन है जो अक्सर लोग सोचने में गलती करते हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। लिखो, इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ आर, इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, it is not necessary that it is not necessary that both are square matrix, both has to be square matrix। अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी और बी ए, मतलब ए और बी दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी वो क्या हो सकते हैं, हमारे कम्यूट हो सकते हैं। मतलब कम्यूट नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं। अगर आप सोचो कि ए का क्या है, ए है m क्रॉस n, ठीक है, और बी में ले रहा हूं n क्रॉस m। अब चलो बताओ, ए बी एग्जिस्ट है कि नहीं है, ये बताओ। तो ए बी के लिए क्या लिखोगे आप, m क्रॉस n, n क्रॉस m। तो देखो ये मैच हो रहा है, तो एग्जिस्ट है। चलो बी ए लिखो, तो बी ए के लिए क्या लिखोगे, n क्रॉस m लिखोगे, एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, m क्रॉस n। तो यहाँ पे मैच में क्या आ रहा है, m मैच हो रहा है, तो ये भी क्या है, एग्जिस्ट है। बट क्या m क्रॉस n और n क्रॉस m स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, है ना। हमने तो m और n को अलग अलग लिया है। इसका मतलब ये क्या है, वो दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होने के बावजूद भी ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ए एंड बी नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बी क्या हो रहा है, ए बी एंड बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है कि ए बी एंड बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए और बी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। कभी कभी हो सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी हो। ठीक है, जल्दी से लिख लो। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। Find all possible
2x2 मैट्रिक्स फाइंड और पॉसिबल 2x2 मैट्रिक्स which commute to matrix A, which commute to matrix A is equal to मैट्रिक्स A मुझे दिया है 1 1 1 0 इस तरीके से दिया है। तो मुझे ये बताना है कि भाई इसमें ऐसे कितने मैट्रिक्स मेरे पास है जो 2x2 मैट्रिक्स है। तो कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स है जो A के साथ क्या कर रहा है? कम्यूट कर रहा है। अब कम्यूट के लिए आप पहले तो एज्यूम कर लो कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जो B है उसको मैंने क्या मान लिया? x y z w। क्या मान लिया कि मेरा मैट्रिक्स क्या है? x y z w एंड x y z w कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें पता है वेरिएबल है, ठीक है। हमें क्या जानना है कि भाई वो कम्यूट होना चाहिए। कम्यूट कब पूरा जाएगा? जब a b इक्वल टू क्या हो जाए? b a हो जाए। तो इसका सिंपल मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो आप क्या करो, a की वैल्यू लिख दो 1 1 0 1, b की वैल्यू क्या है? तो कि x y z w, सेम जगह पे यहाँ भी क्या लिख दोगे? x y z w और a की वैल्यू 1 1 0 1, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का आंसर निकाल के यहाँ का भी आंसर निकाल के दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसको मैं सेम दिखा सकता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस z, यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस z, और यहाँ पर क्या आएगा? y प्लस w, यस y प्लस w आएगा। चलो यहाँ पर 0 इंटू z आ गया, यहाँ z आ गया, 0 y ये w आ गया, है ना सिंपल। यहाँ पर बताओ क्या आंसर आएगा? तो x इंटू 1 और y इंटू 0, तो ये x आ गया। चलो यहाँ पर बताओ x इंटू 1 और y, तो ये आ गया x प्लस y। यहाँ पर z आएगा सिर्फ, यहाँ पर आएगा z प्लस w। चलो तो अगर हम इन दोनों को सेम करते हैं तो क्या पता चलेगा? x प्लस z इज इक्वल टू x आ रहा है। x प्लस z इक्वल टू क्यों x आ रहा है? देखो आप पहला एलिमेंट दोनों में, तो x x क्या कर सकता हूँ मैं? कैंसिल कर सकता हूँ। तो z आपका क्या आ गया? 0। तो एक वैल्यू z की क्या आ गई? 0 आ गई। अब z की वैल्यू 0 आ गई तो मैं क्या करूंगा? पुट कर दूंगा, या तो फिर देखते हैं आगे। इसका आंसर बताओ, y प्लस w इज इक्वल टू क्या आया? x प्लस y। इसका मतलब y y कैंसिल, तो क्या आ गया? x इक्वल टू w पर। x की वैल्यू क्या है? w जितनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो z इक्वल टू z है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चेक करो। z प्लस w इज इक्वल टू w, z क्या है? 0 है, तो w इक्वल टू w, वो तो मुझे ही पता है, ठीक है। तो हमें कितनी जानकारियां मिल रही है? एक तो z इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक x इक्वल टू w मिल रहा है, और एक y की वैल्यू कुछ नहीं मिल रही, ठीक है। तो आपको करना क्या है? अब आपको लिखना है ये वाला b वाला। b क्या लिखोगे आप? पहली बात मैं लिखूंगा x, फिर b की वैल्यू क्या है? y, तो y ही है। z की वैल्यू क्या थी? 0, और w क्या है मेरा? x। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स हो गया वो क्या आ गया? x y 0 x आएगा। तो आप y की वैल्यू चेंज करते जाओ, x की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो y की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और x की वैल्यू भी आप कोई भी रख सकते हो, इससे भी आपका आंसर आता जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना है कि w की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। x और w की वैल्यू सेम होनी चाहिए। चलो लिख लो। तो कितने d/2/2 मिल सकते हैं? इनफाइनाइट सोच सकते हो आप। है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखिए टॉपिक का नाम। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो क्या लिखोगे? इट इज एसोसिएटिव इफ वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर। मतलब अगर ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करते तो वो क्या है? एसोसिएटिव है। कैसे? देखो, अगर मुझे दिया है a, पहले मैं bc का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले मैं ab का भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट आप क्या नहीं कर सकते? आप b और c की वैल्यू आगे भी, मतलब b और c ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने क्या किया? c को अंदर ले लिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। बट आप
इन दोनों चीजों के जो एसोसिएटिव है, मतलब कि इसका ब्रैकेट BC पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ए के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर पहले AB के साथ किया, फिर C के साथ किया, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने C को अंदर ले लिया, मतलब कि उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर, ऑर्डर हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, सबको पता भी है वैसे। ठीक है, सेकंड लिख लो। देखो हमने जो चीजें पढ़ी है उसको हम ब्रीफ कर रहे हैं। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब रहा कि A के अंदर अगर B प्लस C से मल्टीप्लीकेशन है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, AB प्लस AC। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A पहले B के साथ मल्टीप्लीकेशन, A का C के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बट ध्यान नहीं रखना कि A का मल्टीप्लीकेशन अगर आगे से हो रहा है तो दोनों में आगे ही हो, है ना। यहाँ पर आप ऐसे नॉट इक्वल टू BA एंड CA, ठीक है, नॉट इक्वल टू BA एंड CA। तो आपको ध्यान रखना है, A आगे मल्टीप्लाई हुआ है तो आगे ही मल्टीप्लीकेशन हो। चल लिख लीजिए। चलो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये ढूंढ के दो मुझे। वीडियो पूछ करो, खुद ढूंढ लो, फिर मैं यहाँ पे करवाता हूँ। चलो कैसे होगा, A का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, तो A ब्रैकेट में C प्लस B प्लस B ब्रैकेट में C प्लस B। तो यहाँ से क्या मिलेगा, A इंटू C प्लस A इंटू D प्लस B इंटू C प्लस B इंटू D। तो ये आपका आंसर होगा। जिस तरीके से हम पहले करते थे उसी तरीके से, बहुत आसान है, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। बट ऑर्डर आप ध्यान से करें, ऑर्डर का मेंटेन रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। इफ AB इक्वल टू BC, अगर हमें ऐसा बोल दिया है, थर्ड जो दिया है, इफ AB इज इक्वल टू AC डजंट मीन्स B इक्वल टू C। इसका मतलब ये नहीं होता कि B इक्वल टू C है। अगर AB और AC सेम आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि B और C सेम ही होंगे। बट B इज इक्वल टू C है, अगर B इक्वल टू C है दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC होगा। क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर AB इक्वल टू AC दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि B और C सेम है। बट यस, अगर B और C सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि AB इक्वल टू AC होगा ही होगा ना। तो ये बहुत काम की चीजें हैं जो आप गलतियां कर लोगे जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, तब गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना। इसीलिए मैं ये अलग से आपको स्पेशली लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लिख लो जल्दी से 3। चलिए फोर्थ आया, इफ AB is equal to 0 which doesn't means A and B is equal to 0, या नल मैट्रिक्स। मतलब AB इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि A एंड B आर क्या है, नल मैट्रिक्स है, या फिर A और B मतलब दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स है, ऐसा कोई बताने की जरूरत नहीं है। होंगे भी और नहीं भी हो सकते, हमें पता नहीं है। बट अगर A और B नल मैट्रिक्स है और B, A और B का मतलब क्या, A और B में से कोई एक या दोनों, कुछ भी हो सकता है। A और B आर नल मैट्रिक्स, तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू 0। अगर ये नल मैट्रिक्स है तो मैं लिख सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू 0, बट AB इक्वल टू 0 दिया है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स है ना। तो जरूरी नहीं है कि A और B नल मैट्रिक्स हो जब AB इक्वल टू 0 हो तब, बट अगर वो नल मैट्रिक्स है तो एक्चुअली AB इज इक्वल टू 0 हमेशा ही होगा। तो ये ध्यान रख लो।
चलो फिफ्थ पॉइंट लिख लो। तो यही था वैसे तो, ए बी और बी ए दोनों जीरो होंगे, ए बी एंड बी ए दोनों जीरो होंगे। इसको फिफ्थ टॉपिक दे दो। पहला वाला क्या बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू जीरो विच डजंट मीन्स के इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो लिखो इफ ए एंड बी both are not null matrix and AB is equal to 0, मतलब दोनों null matrix नहीं है and AB is equal to 0, then A and B should be singular, should be singular। singular का मतलब कितने लोगों को पता है? यही ना कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो आएगा वो कितना आएगा? दोनों का 0 आएगा। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि अगर मेरा ए एंड बी नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब वो दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, दोनों नॉन नल मैट्रिक्स है, तो उस केस में ए बी इज इक्वल टू 0 भी अगर आ रहा है तो कब पॉसिबल है? जब दोनों सिंगुलर होंगे। सिंगुलर होना मतलब दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज। स्टार मार्क लगा देना ये प्रॉपर्टी पे कि जब भी आप नजर डालो प्रॉपर्टीज पढ़ने में तो ये प्रॉपर्टीज आपकी आंखों के सामने से नहीं हटनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी को आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि जेरेबली जो क्वेश्चंस देंगे उसमें आपको इसी का यूज ज्यादा होगा। तो मैं चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी आप भूले ना कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है, ए एंड बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो उस सारे केस में उन दोनों का डिटरमिनेंट 0 होगा, ये फिक्स है। ठीक है, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ P and Q two matrices such that if P and Q two matrices such that P cube equal to Q cube, P cube equal to Q cube and P not equal to Q, P not equal to Q and P square Q is equal to Q square P, P square Q is equal to Q square P, then P square plus Q square का डिटरमिनेंट क्या होगा? और ये 2012 में पूछा भी गया है। P cube is equal to Q cube दिया है and P not equal to Q दिया है। अगर बोला है P square Q is equal to Q square P है, तो P square plus Q square का आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। सोचो और सोच के आंसर देना। चलिए, थोड़ा अरेंजमेंट था, जिसको समझ में आ गया उसको आ गया, नहीं आया उसके लिए मैं यहाँ पर करवाता हूँ। पहली चीज है P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब दिया है, दूसरा दिया P स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू Q स्क्वायर P दिया है कि नहीं? अगर आप दोनों का क्या करते हो? माइनस करते हो, मतलब कि मुझे A इक्वल टू C दिया है, B इक्वल टू D दिया है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A माइनस B इज इक्वल टू C माइनस D? लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? P क्यूब माइनस P स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब माइनस Q स्क्वायर P। अब यहाँ से बताओ P स्क्वायर कॉमन निकालोगे क्या बचेगा? P माइनस Q बचेगा। यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन निकालोगे क्या बचेगा? Q माइनस P बचेगा। तो आपको पता है कॉमन क्या निकालना है? P माइनस Q। कब निकलेगा? जब इसमें से माइनस हटाओगे। इसका मतलब P स्क्वायर Q, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखूंगा? यहाँ पर आ जाओ, P स्क्वायर P माइनस Q, और इसको इस तरफ ले आओ तो क्या होगा? Q स्क्वायर P माइनस Q इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप P माइनस Q को उड़ा नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं वो क्या है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
एंड p माइनस q इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड p माइनस q इज इक्वल टू 0। और p माइनस q क्या नहीं हो सकता, नल मैट्रिक्स नहीं है। p माइनस q नल मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि आपको दिया है p नॉट इक्वल टू q, तो ये नॉन नल मैट्रिक्स है। आपको पता है ये क्या हो सकता है, ये तो यहाँ नॉन मैट्रिक्स हो सकता है या तो नॉन मैट्रिक्स नहीं हो सकता। दोनों केस में अगर ये नॉन नल मैट्रिक्स है, अगर ये नॉन नल मैट्रिक्स है, हम एज्यूम करते हैं कि ये नॉन नल मैट्रिक्स है, इसका आंसर नल मैट्रिक्स नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, तो हमें पढ़ा है कि दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, ये बताओ, 0 होगा। या तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि ये नल मैट्रिक्स है, या तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूं ये नल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो अगर नल मैट्रिक्स है तो 0 आ ही रहा है, पर नल मैट्रिक्स 0 नहीं है तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आने वाला है, हमेशा आपका दोनों केस में 0 आएगा। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखना, इफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर नॉन नल मैट्रिक्स देन बाय प्रॉपर्टी 6, मतलब प्रॉपर्टी 6 से क्या पता चलेगा, दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट क्या होता था, 0 होता था। तो उस वजह से आंसर क्या है, 0। अदर इफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो भी आंसर क्या आएगा, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट जो आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लिख लो, बहुत काम की चीज है। जो भी था यहाँ पर ये पहला स्टार्ट ही था, तो जेलेबल का क्वेश्चन है तो स्टार्ट तो मांगेगा, थोड़ा बहुत तो लेवल आया होगा आपके पास। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करके रखे हैं तो ये सब क्या होती है पता है, ऐसी अरेंजमेंट्स आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करते हो, ऐसी अरेंजमेंट्स अगर आपने लाइफ में कभी भी सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, तो आप वहां पर लगाने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाता है। बट हमें क्या होता है कि हम पहले से क्वेश्चंस को सॉल्व करे बैठे नहीं होते, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में, और वहां पर अरेंजमेंट लगाने की बात करते हैं तो वो नहीं होता है ना। तो कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए, साथों साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से लिख लो पहले। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है ना हमने इसके बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। AI is equal to IA is equal to A, जिसमें I क्या है आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। तो ऐसे I2 I3 क्या है, कितने लोगों को पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है और उसका हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा एक जो है वो है I रेज़ टू n, का मतलब भी I ही होता है। प्लस की कितनी पावर कर लो आपको आंसर क्या मिलेगा, हमेशा I ही मिलेगा। 9th की बात करूं तो है, चलो वो तो बता रहे हैं हमें, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैं 2 बार a प्लस बी लिखूंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर जो अपने पॉलिनोमियल में करते थे वैसे नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही मुझे a प्लस बी का स्क्वायर मिला, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ, a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ, फिर b का मल्टीप्लिकेशन a के साथ, देन b का मल्टीप्लिकेशन b के साथ। तो अभी इसको मैं कैसे लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। तो ये जनरल आंसर हो गया, a प्लस b का स्क्वायर। ये क्या हो गया, जनरल आंसर हो गया, जहां पर मैं a और b को डिफाइन कुछ नहीं किया। अब इसमें हम क्या कर देंगे, पार्ट्स बना लेंगे। जैसे पार्ट्स क्या है कि ab इज इक्वल टू ba, मतलब क्या है, कॉम्यूट है। क्या है, कॉम्यूट है। अगर कॉम्यूट है तो क्या बोल सकते हो आप, डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बोल सकते हो। अगर कॉम्यूट है मतलब क्या है, ab इज इक्वल टू ba है, दोनों सेम चीज है, तो आप क्या लिख सकते हो, ab की ba की जगह पे ab लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर एंटी कॉम्यूट है, एंटी कॉम्यूट होना मतलब ab
इज इक्वल टू माइनस बी ए, तो डायरेक्टली ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से उड़ जाएंगे, मतलब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कॉम्यूट है तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर एंटी कॉम्यूट है तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल चीज है, अगर ये याद रख लेते हो तो भी अच्छी बात है, क्या आप गलती ना करो, हर बार ये लगाने की जरूरत नहीं है, कब लगेगा, जब ये दोनों कॉम्यूट है तभी। चलो लिख लो, ए दिया है मुझे 1 1 2 2, बी दिया है 1 -1 -1 1। ओके, आपको ढूंढना है ए बी होमवर्क में, ठीक है। चेक प्रॉपर्टी 6, ये होमवर्क में लिख लो, प्रॉपर्टी 6 आपको चेक करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए क्या आ गए, 10th पे आ गए। चलो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then it follows law of indices, then it follows law of indices। law of indices क्या होता है, तो अगर a raised to m और इसके बाद n दिया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a raised to n के बाहर m और a raised to mn भी लिख सकता हूँ। ये law of indices है। अगर a raised to m है इंटू ए रेज टू एन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम प्लस एन लिख सकता हूँ। अगर ए रेज टू एम है और नीचे भी ए रेज टू एन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रेज टू एम माइनस एन। तो ये चीजें पता नहीं है, होनी चाहिए आपको कि अगर कब फॉलो होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स है तब की ही बात है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, if A and B two matrices such that if A and B two matrices such that A square B is equal to, wait, not A square B, क्या है, AB is equal to B and BA is equal to A। If A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then find A plus B का whole square। Then find A plus B whole square, not A plus B का whole square, find A square plus B square, A square plus B square। फाइंड कीजिए, कैसे करेंगे सोचिए आप। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आप ए और बी की जगह पे वैल्यू रख सकते हो, क्या है वैल्यू, ए बी ए प्लस क्या वैल्यू है, बी ए बी ए बी। मैंने ए और बी की वैल्यू यहां से कहां से रखी, ये दी है ना यहाँ पर, वहां से वैल्यू रखी, तो अब ए बी ए में से मैं बी ए को ले रहा हूँ, बी ए क्या है मेरा, ए है, तो वापस से क्या आ गया, सॉरी वेट फॉर वेट गलत लिख दिया ना मैंने, गलत लिख दिया। ए की जगह पे क्या लिखना है मुझे, ए की जगह पे क्या लिखना है, बी ए लिखना है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, बी ए, ठीक है। और बी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, ए बी बी। तो इससे कुछ फायदा लग रहा है आपको, कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है। डबल ए और डबल बी के लिए तो हमें कुछ नहीं पता,
तो हम ये नहीं कर सकते, हम पीछे वाले को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, पीछे वाले की जगह पे रखते हैं। मतलब कि मैं इस ए और इस बी की बात कर रहा हूँ, इस ए की जगह पे मैं क्या रखूंगा, वापस से बी ए लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए बी ए। और इस बी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ए बी, तो क्या हो जाएगा, बी ए बी। ठीक है, अब ये जो ए बी है और ये बी ए है, आगे वाला चीज, उसको मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो ए बी की जगह पे क्या लिखूंगा, बी ए, तो ये हो गया बी ए। बी ए की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए, तो ये हो गया ए बी। हुआ कि नहीं, बी ए प्लस ए बी। अब बी ए क्या है, बी ए तो मेरा ए है, ए बी क्या है, तो क्या बी है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आया, तो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी आया। तो करना कुछ नहीं था, आपने एक ट्राई किया, वहां पर रुक गए, कुछ हुआ नहीं, तो हमने कुछ और सोचा, जहां पर पीछे वाली वैल्यूज में हमने वैल्यू रखी। जहां से मैंने आगे वैल्यू रखने के बाद क्या किया, पीछे वाले को छोड़ दिया, भाई तू खड़ा रहे थोड़ी देर, मुझे कुछ और दिख रहा है जो मुझे ए बी दिखा, वहां से मैंने बी ए और ए बी बना लिया। और बी ए और ए बी की वैल्यू आपको एक्चुअली पता है क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है। बहुत काम की चीज है, लिख लो। इस तरीके से खेलना आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। चलो देखो, इफ ए बी, ए एंड बी इज कम्यूट, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो इसके लिए मैं कुछ और प्रॉपर्टीज लिख सकता हूं। जो है मेरे पास ए बी रेस टू एन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए रेस टू एन, बी रेस टू एन। ठीक है, सेकंड में क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पता है फॉर्मूला क्या होता है, यस लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर कॉम्यूट है तो आप डायरेक्टली कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर कॉम्यूट है तो। एंड थर्ड चीज जो है वो है ए प्लस बी रेस टू एन, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, nc1 nc0 ए रेस टू एन प्लस nc1 ए रेस टू एन माइनस 1 बी रेस टू 1 प्लस डेस डेस nc n b रेस टू n। पता है ना ये किसका फॉर्मूला है, बाइनोमियल फॉर्मूला। तो बाइनोमियल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, सिर्फ एक ही केस में, जब ये कम्यूट है। कम्यूट है तब भी बात है, ये तीनों प्रॉपर्टीज कब अप्लाई होगी, जब कम्यूट है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, तीनों प्रॉपर्टी लिखवाई है, बट कब यूज हो सकती है, जब कम्यूट है तभी हो सकती है, अदरवाइज ये नहीं हो सकती। चलो, तो यही 13 जो क्वेश्चन है, 13 वाली प्रॉपर्टी है, उसको यूज करके क्वेश्चन बनाया गया है। जल्दी से लिख लो प्रॉपर्टी, तो मैं क्वेश्चन दे दूं आपको। चलो, चलो ध्यान दे देना, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है। इफ i प्लस ए रेस टू 10 इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई, एक्स ए प्लस वाई आई, where a is equal to 1001, sorry 1000, find x plus y, x plus y हमें फाइंड करना है। मैं बोलूंगा आप थोड़ा ट्राई कीजिए अपना, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको बताना हो बट ये देख के ही पता चल जाना चाहिए। ए आई इज इक्वल टू आई ए होता है, ए आई एंड आई ए क्या होता है, एक दूसरे से कम्यूट होते हैं। तो कम्यूट है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, बताओ, अभी आगे ही देखा हमने। कम्यूट है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, कम्यूट है तो मैं डायरेक्टली पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो बाइनोमियल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, लगाओ बाइनोमियल और सॉल्व करके देखो। चलो लगाओ बाइनोमियल एंड सॉल्व करके देखो। चलो बाइनोमियल लगाओगे क्या मिलेगा बताओ। पहला स्टेप i प्लस ए रेस टू 10, पहला क्या मिलेगा i रेस टू 10 मिलेगा nc0, फिर क्या मिलेगा nc1
आई रेस टू 9a, फिर क्या मिलेगा nc2 आई रेस टू 8a स्क्वायर, लास्ट में क्या मिलेगा ncn a रेस टू n। ठीक है, कितने लोगों को पता है कि आई रेस टू n इज इक्वल टू आई होता है? आई रेस टू n इज इक्वल टू आई होता है, सबको पता है? तो जल्दी से मुझे एक चीज और भी बताओ, अगर आई रेस टू n इज इक्वल टू आई होता है तो एक चीज और भी बताओ। और दूसरी चीज मुझे ये भी ढूंढना है ना, ए स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब क्या होगा, वो भी मुझे पता नहीं है। पहले तो मैं आई रेस टू n इज इक्वल टू आई होता है तो मैं आई रेस टू 10 को क्या बोल सकता हूँ आई रेस टू 9 को क्या बोल सकता हूँ आई रेस टू 8 को क्या बोल सकता हूँ आई। और दूसरी बात, किसी चीज का आई से मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है आपको, वही चीज मिलती है। तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्या देखो ऐसे nc0, चलो एक स्टेप लिख लो i, nc1 ia, nc2 i a स्क्वायर, ऐसे करते करते ncn i a रेस टू n। i रेस टू 0 होता है ना, इधर i रेस टू 0 होता है, 0 को भी हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि सब में i से मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो nc0 i बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो nc1 a, nc2 a स्क्वायर, nc3 a क्यूब और ncn a रेस टू n। वैसे बाइदर में हमें n पता है क्या है, 10 है, तो हम n की जगह पर 10 भी लेके चल सकते हैं, बट हम जनरलाइज करते हैं, ऐसा समझ लो, जनरलाइज ही लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ a क्या है, a वैल्यू a है, तो a स्क्वायर क्या होगा ये बता दो। तो a स्क्वायर तो करना पड़ेगा, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो a स्क्वायर क्या आएगा 1 into 1, एंड 0 into 0 तो 1 ही आएगा, 0 0 है तो ये 0, फिर यहाँ पर 1 into 0 0 तो ये भी 0 है, ये भी 0, मतलब समझ लो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू a आ गया। इसका मतलब अगर आप क्यूब करते हो तो क्या करोगे, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a स्क्वायर, और इसको आपस से क्या है a, तो a क्यूब भी क्या आएगा, a आएगा। और इसी का मतलब कि a रेस टू n भी मैं कर लूँ तो आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। तो a रेस टू n के लिए आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो यहाँ पर a की जितनी भी पावर लिखी है मैं क्या लिख सकता हूँ उसके बारे में, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर a रेस टू स्क्वायर लिखा है, a क्यूब लिखा है, a रेस टू n लिखा है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, a बोल सकता हूँ। तो अब मेरे पास देखो a कॉमन निकलती है, अंदर क्या बच गया nc1 nc2 nc3 ncn। क्यों a कॉमन निकला, क्योंकि मुझे बताया गया था कि a रेस टू n इज इक्वल टू a है, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, और a कॉमन लेते ही अंदर क्या बच गया nc1 nc2 nc3 ncn तक। और यहाँ पर मेरे पास क्या है nc0i, ठीक है। चलो वैल्यू बताओ क्या आएगा, nc1 nc2 प्लस nc3 से ncn क्या होता है, सबको पता है 2 रेस टू n माइनस 1 होता है, और यहाँ पर तो क्या है nc0 तो 1 आएगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू a के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आई 2 रेस टू n माइनस 1, x की वैल्यू आई 2 रेस टू n माइनस 1 x प्लस y और प्लस 1, तो आंसर क्या आया 2 रेस टू n। 2 रेस टू n क्या है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी पावर लेनी थी, n की जगह पे 10 लेना है, तो आंसर क्या लिख दूंगा 2 रेस टू 10। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, x प्लस y का आंसर 2 रेस टू 10 आ रहा है। समझ में आया, बाइनोमियल थ्योरम जितने लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है उसको तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बट नहीं भी आया है तो भी मैंने अक्सर एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हमको यहाँ तक पहुँच पाए। तो जल्दी से अच्छे हैंडराइटिंग से आप लिख लो, ये और काम की चीज है, चलो लिख लो। चलो एकदम आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। अरे वीडियो पोस्ट कर लेना है, पीछे चल जा थोड़ा वापस से, नहीं लिखा है तो। चलो, if A has m rows and n plus 5 columns, if A has
m rows and n plus 5 कॉलम। फिर मुझे बोला है B has m rows and n 11 minus n column। AB and BA both exist। Then find m and n। Find m and n। ये कितने लोगों को समझ में आता है? बहुत सारे लोग अच्छे से आसानी से कर लेंगे इसको। ये मैं नहीं करवाने वाला, आंसर लिखवा देता हूँ मैं। 8 and 3 आएगा, लिख लो, आंसर लिख लो। 8 and 3 करना खुद से, ना समझ में आया तो जो मैसेज करना मैं करवा दूंगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, होमवर्क में ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, देखो a is equal to 1 0 1 2, a equal to 1 0 1 2, then show that a square equal to 3a minus 2i। then show that a square is equal to, prove करना है, prove that and a raised to 8 255a minus 254i। चलो पहले वाला काम मैं आपको सौंप रहा हूं। क्या है, आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके a स्क्वायर ढूंढना है, a इंटू a, और a स्क्वायर में से LHS आपको मिल जाएगा, LHS, और दूसरा RHS आपको कौन देगा, ये देगा, और आपको LHS इक्वल टू RHS दिखा देना है। क्या दिखाना है, LHS इक्वल टू RHS दिखा दो, सेम आंसर आएगा, है ना। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, यहाँ से मैं यहाँ तक ले जाऊंगा, वो आपको समझाने वाला हूँ, और बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है एक्चुअली, मेरे पास है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। मुझे चाहिए क्या, a रेज़ टू 8। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, a रेज़ टू 4 और समथिंग कुछ मिलेगा। फिर मैं इसका वापस से स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा, a रेज़ टू 8 स्क्वायरिंग। फिर वापस से क्या आया, स्क्वायरिंग। तो यहाँ से मुझे a रेज़ टू 8 मिल जाएगा। कहने का मतलब 2 बार स्क्वायर करने में मुझे आंसर मिल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करूँ मैं, पहले एक बार स्क्वायर करो, तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायर बोथ साइड किया, क्या मिला, a रेज़ टू 4 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3a स्क्वायर, क्या 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। और a एंड i कैसे हैं, a एंड i कैसे कम्यूट है, एक दूसरे को कम्यूट है ना, तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, पॉलीनोमियल वाला फार्मूला, 2 into 3 6 और 2, तो 12ai, 12ai लिखा जाएगा। फिर क्या है प्लस में, तो क्या 2i का स्क्वायर, तो क्या होगा 4i स्क्वायर, क्या है 4i स्क्वायर। चलो कितने लोगों को इधर समझ में आ गया। तो a रेज़ टू 4 को और थोड़ा अच्छे से लिखो, तो 9 और a स्क्वायर की जगह पे मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, वापस ये लिख सकता हूँ, वापस में क्या लिख सकता हूँ, यही चीज लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया है a स्क्वायर इक्वल टू ये है। तो जैसे हमने ये लिखा, आपके पास आंसर फिर से किसके फॉर्म में आ गया, ai को क्या लिख दिया a, और i स्क्वायर को क्या लिख दिया आपने, i लिख दिया। तो सेम टाइम पे वापस में आपको आंसर किस में मिलेगा, a एंड i के फॉर्म में। जैसे देखो कैसे, 27a माइनस 12a माइनस 2 into 9 माइनस 18i प्लस 4i। यहाँ पर आंसर क्या है आपके पास, 27 माइनस 12 क्या आएगा, 15a माइनस 14i। देख लो 15a माइनस 14i आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, a रेज़ टू 4 था। अब आपको क्या चाहिए, a रेज़ टू 8 चाहिए, तो दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर। वापस से स्क्वायर करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225a स्क्वायर माइनस 15 into 14 करेंगे, क्या मिलेगा बताओ जल्दी से। 15 into 14 करेंगे तो 15 into 4 सा 60, 0 रेज़ टू 6, 15 1 जाएगा 210 मिलेगा, 2 in 0, और उसका भी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा, 420ai। और 14 का स्क्वायर तो सबको पता है 196i स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो, a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, a रेज़ टू 8 225, a स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 3a माइनस 2i माइनस 420i, i के a आएगा, फिर क्या आएगा प्लस 196i। समझ में आ रहा है चीजें क्या हो रही है। a स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रख के आपको वापस से a और i के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है।
यहाँ पर आ जाओ, क्या आएगा 225 into 3 क्या आएगा 3 into 5 5 raised to 1, 2 into 3 6 raised to 1 7, और 2 into 3 675a minus 420a। चलो i का क्या होगा minus 450i plus 196i। तो यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो 255 होगा ना, हाँ 255a। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 में से 6 गया 4, 14 में से 9 जाएगा 5, और 3 में से 1 गया तो 2, 254i। तो इस तरीके से आपका आंसर a रेज़ टू 8 क्या बन रहा है 255a माइनस 254i। तो किस तरीके से बनाना है समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेंथी है बट एक चीज ध्यान रखो, आपको आंसर मिल जाता है। आंसर मिल रहा है इसका मतलब क्या कि आप क्वेश्चंस को हटके से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात, गलती यहाँ पर ना हो ऐसे कैलकुलेशन में, जो यहाँ से हमने यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से हमने ये वाली जो चीज की, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती होगी तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। चेक करिए मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती ना हो जाए। चलो देख लो, बहुत ही काम की चीज है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, AB is equal to 0, BC is equal to I, AB equal to 0, BC equal to I, then A plus B का होल स्क्वायर plus B plus C, A plus C होल स्क्वायर is equal to डैश। चलो क्या लाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर हमें ला के देना है। और हमें ये भी नहीं पता है कि ए बी इक्वल टू 0 तो बी ए क्या है, और बी सी इक्वल टू आई है तो सी बी क्या है। कहने का मतलब ए और बी कम्यूट है या बी या सी कम्यूट है, ऐसा कुछ कम्यूट का भी कुछ पता नहीं। तो क्या करेंगे, ए बी तो हमें दिया है 0, आप एक सिंपल काम करो, दोनों साइड सी से मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू 0 इंटू सी। अब 0 इंटू सी तो आपको भी पता है 0 ही आएगा, बट BC की जगह पे आप क्या रख सकते हो, देखो वैल्यू में I रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, AI कर दूंगा। और AI 0 है, इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब क्या है, AI तो I A ही होता है ना, और A इक्वल टू 0 आ गया। तो A कैसा है आपका, नल मैट्रिक्स है। अगर A नल मैट्रिक्स है तो इसको क्या लिखा जाएगा, 0 प्लस B का स्क्वायर 0 प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसके जो तरीका है वो आंसर आ जाता है, बट तरीका जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। पहली बार बी और सी का स्क्वायर दिया है, अब ये तो नहीं पता ना आपको कि बीसी क्या है, कम्यूट है या नहीं है। अगर बी एंड सी कम्यूट होते तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, इफ बी एंड सी आर कम्यूट, ओके आप ऐसे लिख सकते थे। बट अगर नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे, बी बी सी सी। इफ यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है तब की बात है, तो आप कैसे लिखोगे, सही तरीके से ये लिखना है। एंड बी बी सी सी है तो बी सी क्या है ये बताओ, बी सी आपका आई है, तो बी आई सी आपको क्या मिलेगा, आई सी करोगे तो सी मिलेगा, मतलब वापस से बी सी मिलेगा। इसका मतलब आंसर क्या आया, आया। तो ये इसका पूरे का आंसर क्या आ रहा है आपका, आई।
तो समझना ये है कि भाई मैं क्यों लिख रहा है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कम्यूट पता है तो आप लिख सकते हो BC का स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है कम्यूट तो आप इस तरीके से लिखोगे। ये बस बताने के लिए ही मैंने एक क्वेश्चन उठाया। तो यहाँ पर आप गलती ना करें, अगर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर दिया है तो कब वो लॉ ऑफ इंडाइसिस काम करेगा, जब बी एंड सी क्या है, कम्यूट है। अदरवाइज तो आपको नॉर्मल तरीके से जाना पड़ेगा। तो लिख लो, बहुत काम की चीज थी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये हो जाए तो मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ छोटा सा, उसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आपने ऑलरेडी वैसे बहुत सारी चीजें में पढ़ के रखा है। क्या लिखोगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जल्दी से लिखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलो पहली बात रिप्रेजेंटेड बाय, जल्दी जैसे ले रहा हूं मैं क्योंकि इसका चैप्टर हमने पढ़ के रखा है पहले से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। चलो, इट ओनली पॉसिबल इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकता। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। तीसरी बात, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर। ये चीज भी पता होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर किसको बोलेंगे और सिंगुलर किसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स नहीं हो सकता। वो क्यों, आगे भी देखेंगे। तो चलो फोर्थ वन देख लो। अगर के ए दिया है, के ए का मुझे क्या बताना है, के ए का मुझे क्या बताना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। जब के क्या है, स्केलर, तो आंसर क्या होगा, k रेज़ टू n a, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a। कहने का मतलब क्या है, तो अगर a 2/2 मैट्रिक्स है और k के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, k स्क्वायर a, k स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट के बाहर निकलते ही डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसके बाहर k को निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये याद रख लो, k रेज़ टू n करके निकलेगा। बहुत काम की चीज है, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। n क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो क्या निकलेगा, k क्यूब निकलेगा। तो बहुत काम की चीज है। फिर दूसरा, यस ये भी देख लो, अगर a b मल्टीप्लिकेशन में है और उसका डिटर्मिनेंट ढूंढना है तो कितना होगा, तो a का डिटर्मिनेंट इनटू b का डिटर्मिनेंट। जनरल भी कर सकते हो इसको, a1 a2 a3 an। इसका आंसर क्या आएगा, a1 a2 a3 an। ठीक है, तो सब जनरली कर सकते हो कि भाई n टर्म से उसका मल्टीप्लिकेशन दिया है और उसका डिटर्मिनेंट ढूंढना है तो आप इंडिविजुअल टर्म के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, और दोनों में सेम ही आंसर आएगा। चलो, अब दिया है a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू n का डिटर्मिनेंट, मतलब ये भी देख लो, ये भी सच होता है। अगर मुझे ढूंढना है a क्यूब का डिटर्मिनेंट तो मैं क्या निकालूंगा, a का डिटर्मिनेंट निकालूंगा और उसका क्यूब कर दूंगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये जो थी बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी, किसके बारे में, डिटर्मिनेंट के बारे में। एक क्वेश्चन भी मैं उठाना चाहूंगा डिटर्मिनेंट का। आपने अगर ये प्रॉपर्टी लिख ली है तो 5 6 7 कितना हुए, 5 6 एंड 7 प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टीज है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। देखो, अगर ये लेक्चर खत्म हो रहा है इसका मतलब कि आप एक्सरसाइज 1 एंड 2 जो बुक की दी हैं आप वो सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो गए हो, तो आपको वो सॉल्व कर लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में वो उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो ऐसा ना हो कि आप सॉल्यूशन देखने बैठ जाओ, आप तो क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे एक बार फिर से, और जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए उसी में आप टाइम दोगे, अदरवाइज आप और एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे। और यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू मुझे दिया है अल्फा 2 अल्फा, और मुझे बोला है a क्यूब इज इक्वल टू 1, a क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो दिया है 125। कितना सिंपल है बताओ, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है आपका 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से कैसे पता चलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ गया 9, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 3।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस ऐसा ही आपको थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट कैसे निकालना ये भी पता चल जाए इसलिए मैंने लिखवाया। तो कितने लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस? इतना आसान था, बहुत आसान था। बट आप क्या करो, बुक जाओ, बुक में ओपन करो, बुक में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो मैट्रिक्स चैप्टर की है वो जल्दी से कंप्लीट कर लो, और मुझे पता है कि आप कर भी लोगे, बहुत आसान है। ये लेवल से जो मैंने आपको समझाया है, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व करवाए हैं उससे तो बहुत आसान क्वेश्चंस वहाँ पर दिए गए हैं। तो आप जल्दी से उसको ओपन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ भी दिक्कत लगे, कुछ ना समझ में आए तो मुझे कॉन्टेक्ट भी कीजिए। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।